चलो नया टॉपिक शुरू करना है बेटा। एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत काम की चीज है। अब यहां से कोई क्लास किसी भी तरीके से मिस नहीं करना है, मिस किए तो मुश्किल होगा फिर थोड़ा, है ना। समझो, जैसे हमने फिजिक्स पढ़ना क्या क्या चालू किया है, ये सबसे पहला चैप्टर आया है जब हम एक्चुअली में फोर्स के बारे में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं, है ना। इससे पहले फोर्स मेंशन है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, बट एक्चुअली जो फोर्स हमको क्या करना है, डिस्कस करना है, एक्चुअल में जो फोर्स पढ़ना है वो ये क्या है, पहला चैप्टर है जहां पे हमें क्या करना है, देखना है। अब पहले फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं कि पूरे फिजिक्स में, अपने पूरे सिलेबस में हम कितने टाइप के फोर्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है कि कितने टाइप के फोर्स पढ़ने वाले हैं। इसको तुम साथ साथ क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये मैं पूरे फिजिक्स का क्या कर रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा। सबसे पहला जो फोर्स हमें क्या करना है, स्टडी करना है, और इसी चैप्टर में स्टडी करना है, वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये ऐसे फोर्स हैं जो तभी एक्ट करेंगे जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रहे, किसी टाइप का कोई कांटेक्ट रहे। अगर कांटेक्ट नहीं है तो कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा, कांटेक्ट फोर्स नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। तो इसको लगने के लिए, इसको एक्ट करने के लिए दो सरफेस के बीच क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। उनको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। तीन टाइप के कांटेक्ट फोर्स हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। पहला है टेंशन, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन। तो ये तीन फोर्स हम क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। अब इनको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर पहला समझ में आएगा तभी दूसरा समझ में आएगा, और उसके बाद ही हम तीसरा क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, राइट। तो टेंशन में हम क्या करेंगे, सीखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम एटसेट्रा, ये सब ड्रॉ करना। जब ये समझ में आ जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन में अप्लाई करेंगे। जब नॉर्मल रिएक्शन समझ में आएगा तो ही हम फ्रिक्शन क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन में एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो तीनों एक के बाद एक क्या है, जुड़े हुए हैं। ये समझ में आएगा तो ये, और ये समझ में आ जाएगा तो ये आएगा। इसी तरह से फिजिक्स में दूसरा फोर्स जो हमें क्या करना है, पढ़ना है, वो पढ़ना है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे। इसी तरह से तीसरा जो फोर्स हमें क्या करना है, पढ़ना है, वो पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, राइट। ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा हुआ है, क्योंकि दोनों के नेचर क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। और फिजिक्स में चौथा फोर्स हमें क्या करना है, पढ़ना है न्यूक्लियर फोर्स। तो दो ऐसे फोर्स हैं, कांटेक्ट एंड ग्रेविटेशन, जिसको 11th वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। और दो ऐसे फोर्स है जिसको हम क्या करेंगे, 12th वाले पार्ट में स्टडी करेंगे, है ना। तो ये मैंने पूरे फिजिक्स में क्या कर दिया, ओवरव्यू दे दिया कि कौन कौन से फोर्स हैं जो हमें क्या करना है, स्टडी करना है ना। पहले इसको क्या कर लेना है, लिख लेना है। ये वो सारे फोर्सेस है जिसको हम पूरे फिजिक्स में क्या करने वाले, स्टडी करने वाले। जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा। अब इस चैप्टर में हम पहली बार क्या कर रहे हैं, फोर्स के बारे में सीख रहे हैं। इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि हमने आज तक फोर्स का नाम नहीं सुना है, हमें यही नहीं पता कि भाई फोर्स क्या होता है, कैसा होता है। तो समझो, न्यूटन एक दिन बिल्कुल खुशी खुशी दौड़ते हुए आया और उसने बोला, मैंने आज क्या किया, एक नई डिस्कवरी की है, राइट। और इस डिस्कवरी को, इसका नाम मैंने दिया है क्या, फोर्स। अब हमने उस दिन क्या किया, सबसे पहली बार सुना, क्योंकि आज तक हमने ये टर्म नहीं सुना था, आज तक इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये जो भी था इसके बारे में हमें नहीं पता था। जिस दिन ये दौड़ता हुआ खुशी खुशी आया और इसने बोला मैंने नई डिस्कवरी की है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स, तो हमने उससे पूछा कि भाई ये क्या होता है। जब भी हमें कोई पहली बार कोई चीज सुनते हैं, कोई भी चीज समझते हैं, तो उसको पूरा एनालाइज करने के लिए, पूरा समझने के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि भैया जिसके बारे में तुम बता रहे हो वो क्या है, कितना है और कैसा है। अगर ये कुछ बेसिक सवाल के आंसर हमें मिल गए तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को समझ सकते हैं। तो सिंस हमने फोर्स इससे पहले कभी सुना ही नहीं था, तो हमें कुछ नहीं पता था। न्यूटन जब पहली बार ये टर्म कॉइन किया इस तरह से कि भाई फोर्स जैसी कुछ चीज होती है, तो हमने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे कि भैया ये बताओ, जो आप ये बता रहे हो, जो आप बोल रहे हो कि फोर्स है, मैंने इसको क्या किया, डिस्कवर किया है, तो ये है क्या। तो उसने बोला फोर्स क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया, कुछ लॉस दिए, मैंने कुछ नियम दिए। और पहले नियम से मैं ये बताता हूं कि फोर्स है क्या, लेकिन उसको समझने के लिए एक रिक्विसाइट है, प्री रिक्विसाइट है। पहले तुमको एक और टर्म पता होना चाहिए, और उस टर्म को हम बोलते हैं इनर्शिया। तो न्यूटन ने कंडीशन रख लिया कि फोर्स क्या होता है, इसको पता होने के लिए, समझने के लिए तुमको एक टर्म पता होना चाहिए, विच इज नोन एज इनर्शिया। अब हमने भी इनर्शिया भी नहीं सुना होता उस टाइम पे। हमने पूछा भाई ये बताओ कि इनर्शिया क्या है जिसकी बात कर रहे हो। तो इनर्शिया, उसने बोला कि भाई इनर्शिया जो है वो क्या है, एक चाहत है। हमने बोला हाँ इसके बारे में हमें पता है, इस बारे में तुम्हें भी पता है।
किसे शांत से हो गए बेचारे, इतने मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। इनर्शिया बोला उसने कि ये एक चाहत, हमने बोले कैसी चाहत? उसने बोला कहीं पे अगर कोई मास है तो वो चाहता है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही पड़ा रहे, उसको मूव ना करना पड़े। इसी तरह से अगर वो मूव कर रहा है तो वो चाहता है मूव ही करता रहे, उसको रुकना ना पड़े। और इसी तरह से वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो चाहता है उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसको डायरेक्शन भी चेंज। तो उसकी इसी चाहत को हम कहते हैं क्या? इनर्शिया। तो ये इसकी चाहत भी 3 टाइप की हो गई। क्या क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, राइट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ। याद करो ये वही है जो 9th या 11th क्लास में तुम्हारे टीचर ने बड़े अच्छे एग्जांपल से समझाया तो बस वाला, कि अगर बस रुक जाए तो हम आगे की तरफ क्यों, रुकी बस अनायास से चलते रहे तो हम पीछे की तरफ, और जब बस मुड़ती है तो हम बाहर की तरफ। ये तीनों ही उसके क्या है? एक्सप्लेनेशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। तो इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बट न्यूटन ने हमको समझा दिया कि भाई जो इनर्शिया है वो एक तरीके से क्या है? टेंडेंसी है, ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी मास की, कि वो चाहता है कि वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहे, उसको चेंज ना करना पड़े। हमने बोला ठीक है, मुझे ये तो समझ में आ गई कि ये मास की क्या है? चाहत है, लेकिन ये चाहत कितनी, मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, कि जो इनर्शिया है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? तो उसने बोला कि भाई जो इनर्शिया है वो सीधा सीधा डिपेंड करेगा किस पे? जितना ज्यादा मास होगा उसकी ये चाहत कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहे, या मोशन कर रहा है तो मोशन ही करता रहे, उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो हमने बोला यार इनर्शिया क्यों बोल रहा है? मास बोल दो, जितना ज्यादा मास है उतना ज्यादा वो क्या रुका रहेगा। तो उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मास एक फिजिकल क्वांटिटी है और इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। हाँ, ये प्रॉपर्टी इस फिजिकल क्वांटिटी पे जरूर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो हमने बोला थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है हमें, क्या मतलब हुआ प्रॉपर्टी और फिजिकल क्वांटिटी में? तो उसने समझाया कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, राइट, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको हम मेजर कर सकते हैं, राइट, बता सकते हैं कि कितनी यूनिट है, मास, लेंथ, टाइम, हम बता सकते हैं इतने किलोग्राम का इतना मीटर इतने घंटे तक। तो उनको क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है। पर जो प्रॉपर्टीज होती हैं हम बता जरूर सकते हैं कि इतना ज्यादा कम कैसा होगा, क्या होगा, पर एग्जैक्टली मेजर। हमारे इमोशंस जो हैं वो एक तरीके की प्रॉपर्टीज हैं हमारी। किसी का प्रॉपर्टी गुस्सा होना रहता है, राइट, कोई खुश मिजाज होता है, सबकी अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी। तुम ये बता सकते हो कि हाँ सर परसों बहुत ज्यादा गुस्सा थे, आज कम गुस्सा है, पर एग्जैक्टली कितना मेजर करना क्या होता है? मुश्किल होता है। हाँ, ये फैक्टर्स पे जरूर डिपेंड करते हैं, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने बताया कि देखो इनर्शिया जो है वो एक क्या है? प्रॉपर्टी है जो मास जैसे फिजिकल क्वांटिटी पे क्या करता है? डिपेंड करता है। मास को मेजर कर सकते हो, इनर्शिया को हम बता सकते हैं कि भाई जितना ज्यादा मास होगा उसकी ये चाहत कि वो जिस स्टेट में उस स्टेट में रहे वो उतनी ही ज्यादा होगी। हमने बोला मुझे समझ में आ गया, राइट, हमें समझ में आ गया कि इनर्शिया क्या है। अब आप हमें ये समझाओ कि फोर्स क्या है, क्योंकि हमने आज तक फोर्स भी नहीं सुना, आप पहली बार क्या कर रहे हो? बता रहे हो कि फोर्स होता है कुछ। हमने बोला ये हमारी प्रीरिक्विजिट कंप्लीट हो गई, हमें समझ में आ गया इनर्शिया क्या है, आप बताओ फोर्स क्या है। तो उन्होंने बोला फोर्स क्या होता है ये मैं बताऊंगा किससे? फर्स्ट लॉ से। उन्होंने बोला देखो ऐसा है, जितने भी मास है ये चाहते जरूर हैं कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे और मोशन में है तो मोशन में रहे, पर चाहत कहां किसी की पूरी होती है? तुम्हारी नहीं, इसी तरह से इनकी भी पूरी नहीं। हम कह सकते हैं कि भले ये क्या कर रहा है? चाह रहा है कि बेचारा जिस स्टेट में उस स्टेट में रहे, पर हम इसकी चाहत को बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी नोन एज फोर्स। तो उन्होंने बताया कि भैया फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इनर्शिया के स्टेट को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। वो चाहता है कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, पर ये चाहे तो उसकी चाहत को बदल सकता है। वो चाहे तो रेस्ट से ला सकता है किसमें? और मोशन से रेस्ट में। चाहे तो डायरेक्शन भी क्या कर सकता है? बदल सकता है, राइट। तो फर्स्ट लॉ बताता है कि फोर्स होता क्या है। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इनर्शिया के स्टेट को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। ये वो डेफिनेशन हो गया जो हमारे समझने के लिए, राइट, जिससे हम चीजें समझेंगे। बुक्स में जो डेफिनेशन होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट एक्यूरेट होते हैं,
पर जरूरी नहीं कि सारी सही चीजें हमें समझ में आ जाए, तो हम समझ थोड़ा अलग तरीके से रहे। लेकिन बुक के अगर डेफिनेशन को देखें, फर्स्ट लॉ क्या करे देखें तो याद करो, तुमने याद किया हुआ है, रटा हुआ है, गाओ जरा। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन will remain in motion and an object in rest will remain in rest unless and until an external force is applied. wait. हमने न्यूटन को बोला यार अभी आप बात कर रहे हो किसकी, फोर्स की, और जब आपने डेफिनेशन दिया तो वहां पे आपने एक टर्म यूज कर दिया, क्या, एक्सटर्नल फोर्स। अब ये क्या है, तो उन्होंने बोला रुको जरा, सबर करो, आएगी सारी चीजें। हमने बोला ठीक, हम सबर कर ले रहे हैं, लेकिन आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई अभी तक आप फोर्स की बात कर रहे थे, अब एक्सटर्नल बोल रहे हो, तो क्या इंटरनल भी होता है, और अगर होता है तो इनका मीनिंग क्या होता है। तो उन्होंने बोला सब समझाऊंगा एक एक करके, पर फिलहाल ये समझना है कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या कर सकता है, इनर्शिया के स्टेट को चेंज कर सकता है। आई बात समझ में? तुरंत इसको लिख लेना है क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ लिखने के लिए है नहीं। और फर्स्ट लॉ फिर मैं क्या कर रहा, लिखा रहा तुम्हें। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, force is a physical quantity which can change, force is a physical quantity which can change the state of inertia, which can change the state of inertia। उसके अगले लाइन में ये भी लिख लेना है, फर्स्ट लॉ टेल्स अस, first law tells us what a force is. First law tells us what a force is, है ना? तो पहला लॉ ये बताता है कि भैया फोर्स होता क्या है। इसके साथ साथ जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो भी हमें क्या कर लेना, लिख लेना हो। याद करो तुमने सब किए हो, वो जो गाया था अभी तुमने तुरंत, है ना, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस अंटिल एक्सटर्नल फोर्स, और उस एक्सटर्नल को अंडरलाइन कर लेना है। हम अभी उस पर भी बात करेंगे, उसको लिख लेना है बेटा कॉपी में, लिख लिया है ना। एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। और इस एक्सटर्नल को क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है ना, वो अंडरलाइन होना चाहिए एक्सटर्नल वाला जो पार्ट है। इस पे अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जब हमें यह समझ में आ गया कि एक फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है जो इनर्शिया को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इधर आ जाओ बेटा, इधर बैठ जाओ। जब हमें यह समझ में आ गया कि इनर्शिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इनर्शिया को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो हमने दूसरा सवाल किया कि भैया ये बताइए कि अगर हमारे पास किसी भी टाइप का कोई भी मास है, कितना भी इनर्शिया है, तो क्या कोई भी फोर्स किसी को मोशन में ला देगा। मतलब ये है कि अगर यहां पे 2 kg का ऑब्जेक्ट है और उसके बगल में एक 20 kg का ऑब्जेक्ट है, तो क्या दोनों में अलग अलग फोर्स लगेगा या सेम लगेगा? अगर सेम लगाएंगे तो कितना इनर्शिया का चेंज होगा, कितने वेलोसिटी से मूव करेंगे, ये हमने क्या किया, सवाल किया। मतलब सेकंड सवाल हम ये कर रहे हैं कि फोर्स कितना फोर्स में लगाऊं। तो उन्होंने बोला कि फोर्स कितना लगाना है ये भी मैं क्या कर दूंगा, समझा दूंगा विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक और चीज पता होनी चाहिए विच इज नोन एज मोमेंटम। देख लो कैसे पहेली बुझा रहे है ना। ये समझना है तो पहले ये जानो, ये समझना है तो पहले ये पता होना चाहिए। हमने बोला ठीक है यार बताओ मोमेंटम क्या, हमने आज तक मोमेंटम का नाम नहीं सुना। तो एग्जांपल्स हमने क्या किया, इसको समझने की कोशिश की। मान लो मैंने तुमसे बोला कि मेरे पास 2 बॉल्स हैं, 2 गेंद है, एक रबड़ का वो टेनिस वाला और एक लोहे का। दोनों गेंद से मैंने क्या किया, अमान को खींच के मारा। हरकत इसकी ऐसी, दोनों ही गेंद से मैंने क्या किया, इसको खींच के मारा। तुम्हें बताना है किससे ज्यादा चोट लगेगी, टेनिस वाले से या लोहे वाले से? लोहे वाले से। टेनिस वाले गेंद को जिसने फेंका था उस पर्सन का नाम है शोएब अख्तर, और लोहे वाले गेंद को मैंने ऐसे करके लुढ़का दिया था इसकी तरफ। क्या लगता है किससे ज्यादा चोट लगेगी? टेनिस वाले से। ठीक है, फिर से मान लो क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई कर दिया। मैंने बोला मेरे पास क्या है, 2 बॉल्स हैं, एक से मैंने इसको क्या किया, फिर से मारा विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड किसे दिए करा है, और सेकेंड से मैंने इसको तरफ थ्रो किया 10 मीटर पर सेकेंड से।
किसे यहां चोट लगेगी? 6 या 10? 10 से। जो ये 10 वाला है, ये वो टेबल टेनिस वाला बॉल है, वो हल्का सा बिल्कुल होता है, राइट? ये टेबल टेनिस वाला। और ये जो है, ये लोहे का गेंद है, राइट? 6 मीटर पर सेकंड से। कहने का मीनिंग ये है बेटा, जब हम इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि किससे कितनी चोट लगेगी, और जब हम पहले केस में सिर्फ मास को कंसीडर करना चाह रहे हैं, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं बन रहा है कि सर एक लोहे का बॉल है और एक रबड़ का गेंद है, टेनिस का है, तो लोहे का गेंद कहीं ना कहीं ज्यादा भारी होगा, तो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि भाई लोहे का गेंद ज्यादा भारी है, तो पहले केस में कितनी ज्यादा चोट लगेगी, ये हम सिर्फ और सिर्फ किससे इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे थे? मास से। लेकिन सिर्फ मास से पता नहीं चलेगा, हमें साथ ही साथ क्या देखना पड़ेगा? वेलोसिटी। बिल्कुल इसी तरह से इस एग्जांपल में हम सिर्फ वेलोसिटी को फैक्टर ले रहे हैं कि भाई किससे कितनी चोट लगेगी, बट अगेन सिर्फ वेलोसिटी से काम नहीं चलेगा, हमें साथ ही साथ क्या देखना पड़ेगा? मास। किससे कितनी ज्यादा चोट लगेगी, राइट? वो समझने के लिए हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा, उसका मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है। इन दोनों को एक साथ देखना पड़ता है। जब इन दोनों को हम एक साथ क्या करेंगे? देखेंगे, उसको कंबाइन करके बोलेंगे क्या? मोमेंटम। तो ऐसा नहीं है कि घर में हम खाली बैठे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि खाली बैठे क्या क्या करें, राइट? भगवान का नाम लेके चलो कुछ करते हैं काम, है ना, दाक्षिणी वाला। तो आज क्या है? मोमेंटम करके नया टर्म बना दिया। नहीं, जो भी टर्म्स बनाए जाते हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उनका कोई ना कोई क्या होता है? मीनिंग होता है। तो यहां पे हमारे पास क्या है? एक मोमेंटम का टर्म है जो सीधा सीधा समझने के लैंग्वेज के हिसाब से 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि टाइम का भी फैक्टर आएगा, मोमेंटम चेंज का भी फैक्टर आएगा, बट एक फील करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी से किसी को थ्रो करके फेंका है तो कितनी ज्यादा चोट लगेगी, कोलिजन के टाइम पे कितना नुकसान होगा, ये मास एज वेल एज वेलोसिटी दोनों पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। यहां से लेके पूरा वर्क पावर एनर्जी, पूरा कोलिजन, पूरा सेंटर ऑफ मास और रोटेशन मोशन, सब चीज कनेक्ट होगा बेटा। यहां से हर पॉइंट कनेक्ट होंगे, देख लेना यहां से। तो दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। तो हमने बोला ठीक है, हमें समझ में आ गया, मारपीट करो बंद। क्या है ये मोमेंटम? क्या है? मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन। तो m इंटू वी बताया गया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए, राइट? तो डायरेक्शन वही होगा जो किसका होगा? वेलोसिटी का। तो हम लिख सकते हैं सेम एज वेलोसिटी। अगर यूनिट की बात करें तो बोलेंगे केजी, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। हमारे सामने उन्होंने क्या किया? शर्त रखी कि मोमेंटम तो समझ में आ गया, ठीक है, पर तुम्हें चेंज इन मोमेंटम भी पता होना चाहिए, क्योंकि फोर्स कितना होता है निकालने के लिए मुझे ये भी अच्छे से निकालना आना चाहिए कि मोमेंटम का चेंज कितना होता है। तो याद करो, चेंज इन मोमेंटम के 3 केसेस हमने प्रोजेक्टाइल के टाइम पे देखे हों, याद आ रहा है? और उस टाइम पे मैंने बोला था कि बाद में फिर से आएगा, तो हमें क्या करना है? एक बार उन्हीं केसेस को फिर से देख लेना है, राइट? ये तीनों केसेस समझा दिए थे मैंने तुम लोगों को कि मान लो मैंने बोला कहीं पे हमारे पास क्या है? वॉल है, एक m मास का गेंद है जिसको v बॉल से v वेलोसिटी से हमने क्या किया? थ्रो किया। मान लो आटे का गेंद है, तो जैसे ही थ्रो करेंगे ये जाके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूं तो मैं लिखूंगा p फाइनल माइनस p इनिशियल, 0 माइनस mv। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो मैं क्या लिख दूंगा? पहला केस सिंपल ये था, राइट? इसी तरह से सेकेंड केस हमने लिया था कि वही वॉल है हमारे पास, एक m मास के बॉल को हमने v वेलोसिटी से क्या किया? थ्रो किया, और वो उतने ही वेलोसिटी से क्या हो गया? वापस आ गया, गया, टकराया और उतनी वेलोसिटी से आ गया। तो अब जाते समय भी मोमेंटम mv था, आते समय भी मोमेंटम कितना है? mv है, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर एक को प्लस लूंगा तो दूसरे डायरेक्शन को क्या लूंगा मैं? हम किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं, हम चाहे तो इसको प्लस ले लो और इसे माइनस ले ले। अगर हम यहां पे क्या करेंगे? चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे p फाइनल, फाइनल कितना है हमारे पास? प्लस mv, और इनिशियल कितना है? तो चेंज इन मोमेंटम, राइट, 2 टाइम्स ऑफ mv। कोई चाहे तो इसको माइनस और इसको प्लस ले सकता है, माइनस 2mv आएगा, और मैग्नीट्यूड निकालेगा तो वापस से 2mv ही आना है। और इसी तरह से हमने यहां पे लिया है क्या? एक थर्ड केस। थर्ड केस हमने बोला कि मान लो हम किसी एंगल पे क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं। तो m मास का बॉल है, v वेलोसिटी से थ्रो किया है एट एन एंगल थीटा, रिफ्लेक्ट उतने ही वेलोसिटी से सेम उसी एंगल पे हो गया। अब ये 2 डायमेंशन हो गया। अगर ये 2 डायमेंशन हो गया तो हमें इसे क्या करना होगा? कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा, कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा। इसका कंपोनेंट ले रहा मैं, इधर पे आ जाएगा क्या? mv sin थीटा, और इधर आएगा
mv cos थीटा, राइट। ये इस वेलोसिटी का कंपोनेंट है। बिल्कुल इसी तरह से इस मोमेंटम का अगर हम क्या करें कंपोनेंट ले, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर पे क्या mv sin थीटा और दूसरा आएगा इधर पे साइन कंपोनेंट की बात करें तो ना तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज है और ना ही डायरेक्शन में चेंज है। किसमें चेंज दिख रहा है? कॉस कंपोनेंट में, राइट। डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब एक डायरेक्शन को अगर हम प्लस लेंगे तो दूसरे को माइनस लेंगे, सीधी सी बात है। और यहां पे अगर हम क्या करें चेंज इन मोमेंटम देखें तो हम लिखेंगे mv cos थीटा माइनस mv cos थीटा। तो बेटा यहां पे चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सीधा सीधा 2mv cos थीटा। तो हमें ये भी समझ में आ गया कि मोमेंटम चेंज कितना होता है, क्योंकि उन्होंने कंडीशन रखा हुआ है कि मोमेंटम और मोमेंटम चेंज तुमको पता होना चाहिए, तभी तुम बता सकते हो कि कितना फोर्स लगाना है। तो ये हमने क्या कर लिया, सीख लिया, ऑलरेडी सीखा हुआ है, वापस से एक बार क्या कर लेना है, यहां पे लिख लेना है। और अब हम रेडी हैं ये सीखने के लिए कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। इसे नोट कर लो। तो जब हमने ये समझ लिया कि मोमेंटम क्या होता है और मोमेंटम के चेंज को कैसे निकालते हैं, तो उन्होंने समझाया अब सेकेंड लॉ से कि फोर्स कितना होता है, क्योंकि हमें वही तो समझना था कि भाई फोर्स कितना होता है। तो उन्होंने यहां पे क्या किया, दिया अपना सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ इसलिए दिया कि भाई ये समझाने के लिए कि फोर्स कितना होता है। और उन्होंने बताया कि जो फोर्स होता है वो होता है क्या, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, राइट। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां भी हमने क्या किया देखा तो वही लिखा हुआ है एफ एक्सटर्नल, और अभी तक वो मीनिंग बता नहीं रहे हैं कि भाई एक्सटर्नल का क्या मीनिंग है ना। तो जब हम बार बार इंसिस्ट कर रहे तो उन्होंने थोड़ा सा ये रखा कि पेशेंस रखो, समझ रहे हैं कि एक्सटर्नल का मतलब क्या है। बस अभी फिलहाल ये देख के चलो कि कितना फोर्स लगाना है, ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि कितना तुमको मोमेंटम चेंज करना है और कितने टाइम में चेंज करना चाह रहे हो, है ना। सिर्फ मोमेंटम पे और सिर्फ टाइम पे नहीं। इसलिए अभी जब मैंने एग्जांपल दिया था ना कि कितनी ज्यादा चोट लगेगी, मैंने बोला कि बाद में समझा देते कि 100% एक्यूरेट नहीं है, एक समझने का तरीका है मात्र। तो दोनों पे डिपेंड करता है कि कितना मोमेंटम और कितने टाइम में, उतना ही क्या करेंगे हम, निकालेंगे फोर्स। इससे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, राइट। पहले पूछा जाता था कि जो फील्डर्स होते हैं, मान लो कहीं क्रिकेट का मैच चल रहा है, जो फील्डर्स होते हैं जब भी वो बॉल को क्या करते हैं, कैच करते हैं, राइट, तो वो बॉल को पकड़ के थोड़ा सा हाथ को क्या करते हैं, पीछे भी लेके जाते हैं। तो रीजन सिंपल है, अगर मान लो वो बॉल गिर रहा है तो उसके पास मास भी और वेलोसिटी भी है, मतलब क्या हुआ, उसके पास क्या है, मोमेंटम। अब उसके पास वो मोमेंटम है, वो आ रहा है, और अगर तुमने हाथ सीधा ऐसे लगाया तो वो मोमेंटम आके क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। तो मोमेंटम को जीरो होने में एक इंस्टेंस लगेगा, बहुत कम टाइम में मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। अगर डीपी होने में, मतलब मोमेंटम चेंज होने में टाइम कम लगेगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा। हमारे हाथ में वो फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा, और अगर फोर्स ज्यादा लगा तो इंजरी हो सकती है। अगर यही फील्डर क्या करे, उस मोमेंटम को जीरो करने में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा दे, जैसे कैच जब कर रहा है तो बिल्कुल ऐसे ना कि यहीं पे पकड़ ले, उसको पकड़ते हुए क्या करे, पीछे की तरफ लेके जाए, तो अब मोमेंटम अभी भी जीरो हो रहा है, बट उसमें टाइम जो लगा वो थोड़ा सा क्या हो गया, ज्यादा लग गया। अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो हाथ में लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा। और बेटा बहुत फर्क पड़ता है, अगर मान लो इस तरह से बॉल है और तुरंत आके हाथ में क्या हुआ, टकराया और बिल्कुल तुरंत जीरो हो गया, लेट्स से 0.1 सेकंड का टाइम लगा, 0.1 सेकंड में उसको क्या लगेगा, चोट लगेगा। अगर उसने उसको पकड़ के थोड़ा सा पीछे कर लिया, सिर्फ 1 सेकंड तक भी, राइट, पकड़ो और 1 सेकंड के लिए पीछे किया, तो टाइम 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो यही लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा और चोट कम लगेगी। इसलिए अब जब हमें यह समझ में आया कि भाई एक्सटर्नल फोर्स जो लिखा जाएगा वो किससे लिखा जाएगा, dp बाई dt से, कितना मोमेंटम चेंज करना है, कितने टाइम में चेंज करना है, राइट, कितना मोमेंटम चेंज करना है और कितने टाइम में चेंज करना है, उसी से हम निकाल सकते हैं क्या, कितना फोर्स वहां पे लगेगा, या जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा मोमेंटम चेंज कर सकते हैं। इसके भी 3 केसेस हमारे पास हो जाएंगे, राइट। ये भी जो हमने क्या किया लिखा है, इसके हमारे पास 3 केस हो जाएंगे। पहला केस 90% ऑफ द टाइम हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और ऐसा तब होगा जब मास की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट। 90% ऑफ द टाइम मास की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, राइट। जैसे इस एग्जांपल में अगर हम क्या करें देखें, तो वहां से बॉल आ रहा है और आके हाथ में रुक गया, तो पहले भी मास m था, रुकने के बाद भी मास m है, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो यहां हम लिखेंगे F एक्सटर्नल इज इक्वल टू, मैं वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिख रहा, मैं सिंपल लिख रहा, d बाई dt ऑफ mv। अगर मास कांस्टेंट है तो मास को बाहर निकाला जा सकता है और लिखेंगे क्या, dv बाई
dt, राइट। और dv बाई dt क्या होता है बेटा, राइट, एक्सेलरेशन। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि कितना फोर्स लगना है वो बराबर होगा किसके, ma के। 90% ऑफ द टाइम फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, पर हमेशा नहीं, राइट। ये गड़बड़ी नहीं करनी कि सर F तो हमेशा ma के बराबर होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। 90% ऑफ द केसेस जरूर होता है। 8% टाइम, ये मैं अपने मन से बता रहा हूं डेटा, 8% ऑफ द टाइम जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट, राइट। वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट रहेगा, मास चेंज होता रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो जो लगने वाला फोर्स है उसे हम लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ mv। अगर v कांस्टेंट है तो v क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, और यहां लिखेंगे क्या, dm बाई dt। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है v dm बाई dt। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारा रॉकेट प्रोपल्शन का, राइट, रॉकेट प्रोपल्शन का केस। वहां हम जनरली वेलोसिटी को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, और मास कंटिन्यूअसली क्या होता है, चेंज होता है। मास कैसे चेंज होता है, रॉकेट में जो फ्यूल होता है बेटा वो बहुत तेजी से क्या होता है, बर्न होता है। मान के चलो अप्रोक्सीमेट ले लो कि भाई हर सेकंड 1 kg फ्यूल क्या हो जा रहा है, बर्न हो रहा है। तो अगर हर सेकंड 1 kg फ्यूल बर्न होगा तो 1 kg उसका मास पर सेकंड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मास पर सेकंड कम होता जाएगा और वेलोसिटी उतनी है, वहां भी क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं कि अगर मान लो जैसे तुमने देखा होगा पाइप से जो पानी निकलता है ना, मान लो कहीं पे पाइप चालू है और पाइप से क्या है, पानी निकल रहा है, तो वो पानी जब हाथ में पड़ता है, राइट, जैसे हाथ में आके गिरता है वैसे ही हाथ में क्या लगता है, फोर्स लगता है। वो फोर्स क्यों लग रहा है, उसमें फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, v dm बाई dt। भैया वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, उतनी वेलोसिटी से पानी निकल रहा है, लेकिन जितना पानी पर सेकंड निकल रहा है वही हो जाएगा क्या, dm बाई dt, और उसके हिसाब से फोर्स निकलेगा। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, या ज्यादा पानी पर सेकंड निकलेगा तो भी फोर्स ज्यादा लगेगा, राइट, सीधा सा। इसी तरह से तीसरा केस हो जाएगा हमारा केस 3, जो हार्डली 1 या 2% टाइम आएगा, और हो सकता है इसके क्वेश्चन ना भी पूछे। बोथ वेरिएबल रहे, बोथ m एंड v आर वेरिएबल, दोनों ही हमारे क्या है, यहां पे वेरिएबल है, दोनों ही चेंज हो रहे हैं। अगर दोनों चेंज होगा तो हम लिखेंगे f एक्सटर्नल इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ mv। अब ये फॉर्मूला हो गया d बाई डी टी ऑफ u इंटू v का फॉर्मूला। तो जब भी u इंटू v का फॉर्मूला हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्या लिखते हैं, एक को कांस्टेंट दूसरे को डिफरेंशिएट, प्लस दूसरे को कांस्टेंट पहले को डिफरेंशिएट। तो ये हमारा एक्सटेंड करने पे हो जाएगा m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt, राइट। तुम चाहो तो dv बाई dt को क्या लिख सकते हो, एक्सीलरेशन लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल मेरे दिमाग में जो हमेशा आता है वो ये कि मान लो मैंने क्या किया है, बर्फ के पहाड़ से एक छोटे से बर्फ के गोले को लुढ़का दिया। अब आइस की टेंडेंसी होती है कि जैसे जैसे वो लुढ़कता जाता है उसमें और आइस क्या होते जाते हैं, चिपकते जाते हैं। तो जैसे जैसे वो बेटा नीचे आएगा वैसे वैसे उसका मास क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से ड्यू टू ग्रेविटी या ड्यू टू एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। क्लियर है ये? किसी के दिमाग में आ रहा सर चौथा केस दोनों अगर कांस्टेंट हो तो भैया अगर कांस्टेंट हुआ तो ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं हो तो मतलब फोर्स वहां पे नहीं लगेगा। ये 3 केसेस है। हमें समझ में आ गया कि ठीक है फोर्स कितना होता है, क्योंकि सेकंड लॉ को समझाना चाह रहे थे कि फोर्स कितना होता है। हमने पूछा भैया ठीक है फोर्स तो हमें पता चल गया कितना होता है, पर मैं मेजर करके लिखूंगा किसी में, यूनिट तो बताओ। तो वो थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप के थे, उनको अपने से बड़ा प्यार था। उन्होंने बोला कि एक काम करो, जो एसआई यूनिट है वो मेरे ही नाम पे रख दो, राइट, न्यूटन। हमने बोला सीजीएस यूनिट, उन्होंने बोला मेरी वाइफ के नाम पे रख दो, डायन। पहली चीज मजाक करो, दूसरी चीज ये फीमेल नहीं मेल, मेल साइंटिस्ट है, सरनेम डायन है, वैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, जस्ट एक ह्यूमरस वे में मैं बोल रहा है ना, अदरवाइज वो नहीं है ना। हमने बोला इनके बीच में रिलेशन, उन्होंने बोला 1 न्यूटन 10⁵ डायन के बराबर। डायन नहीं बोलना है, क्लियर है ना। तो तुमको लिखना है सेकंड लॉ, सेकंड लॉ में एक लाइन लिखना है, सेकंड लॉ टेल्स अस how much a force is. Second law tells us how much a force is. तो ये समझ में आ गया क्या होता है और कितना होता है, ये 2 चीजें हमें समझ में आ गई। नोट करो बेटे से। देखो
तो हमने ये सीख लिया कि फोर्स क्या होता है, हमने ये भी जान लिया कि फोर्स कितना होता है। अब हम जानना चाह रहे हैं फोर्स कैसा होता है। और ये क्वेश्चन पूछने का हमारा रीजन सीधा सीधा ये है कि जब भी पहला लॉ भी डिफाइन करे तो वहां पर बोल रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, सेकंड में भी लिखा हुआ है एक्सटर्नल फोर्स, जबकि अभी तक हमें समझ में आया है किसके बारे में, फोर्स के बारे में। लेकिन ये एक्सटर्नल कब होता है, इंटरनल कब होता है, क्या चीजें हैं, यही हमें क्या करना समझना है। मतलब हमें समझना है फोर्स के नेचर के बारे में। तो हमने पूछा कि भैया अब बहुत देर हो गई है, अब कम से कम ये बता दीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है ये मैं तो समझा दूंगा, किससे, अपने तीसरे नियम से। हमने बोला फिर आपकी कोई डिमांड होगी कि इसको समझना है तो पहले आप ये समझो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, तुम सीधा सीधा क्या कर सकते हो, थर्ड लॉ से समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, राइट। तो हम आ गए किस पे, थर्ड में, और ये बताता है नेचर ऑफ द फोर्स। तुम चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, थर्ड लॉ टेल्स अस द नेचर ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ द फोर्स। तो तीसरा जो नियम है वो सीधा सीधा बताता है कि भाई नेचर कैसा है। अब याद करो, थर्ड लॉ तुम्हारा फेवरेट, थर्ड लॉ तुम्हारा फेवरेट, गाना जरा एक बार, एवरी एक्शन एज इक्वल एंड, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। पहले क्या होता है, एक्शन या रिएक्शन, एक्शन है ना, पहले एक्शन होता है। फिजिक्स नहीं है, जीवन की बात कर रहे हैं, जैसे पहले कर्म फिर फल, है ना, पहले एक्शन होता है फिर रिएक्शन होता है। तुमने कभी ऐसे देखा कि मान लो जैसे मैंने इसमें फोर्स लगा दिया बोर्ड पे, ये क्या कहलाएगा, एक्शन, ये लगा दिया मैं, और लगाने के बाद फिर मैं ऐसे कुछ काम करने का पढ़ाने लग गया, पढ़ाते हुए अचानक से पीछे से वो रिएक्शन दे रहा है, ऐसा होता है, राइट। तो भैया हम बात कर रहे हैं किसकी, फिजिक्स की, लाइफ की नहीं, कि एक्शन होगा और बाद में रिएक्शन होगा। दोनों साइमल्टेनियस लगते हैं, दोनों साइमल्टेनियस लगते हैं। ये एक्शन रिएक्शन है क्या, फोर्स ही तो है, और दोनों फोर्स क्या लगते हैं, साइमल्टेनियस लगते हैं। जैसे जैसे मैं इस पे फोर्स लगाता जाऊंगा वैसे वैसे ये हम पे फोर्स लगाता जाएगा। तो थर्ड लॉ आज तक हमने क्या किया, यही सीखा है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट्स इट। बट व्हाई, राइट, ये हमें समझना है। दूसरा, एक्सटर्नल का क्या मतलब है, वो भी हमें क्या करना है, समझना है। तो आराम से पहले एक स्टोरी सुनेंगे, स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं होती पर फिर भी सुनो, है ना। पहले एक स्टोरी समझेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब क्या है। लेट्स से एक घर है, एक कॉलोनी है, उसमें एक घर है, उस घर में दो लोग हैं। पेरेंट काफी बोरिंग थे इसलिए नाम रख दिया है ए और बी, राइट, एक है ए और एक है बी, राइट। इनके जो पेरेंट्स थे वो घर से जाने वाले थे, तो जाते जाते इन्होंने क्या किया, दोनों को 100 रुपए पकड़ा दिए, राइट। ए को भी दे दिया 100 रुपए और बी को भी दे दिया 100 रुपए, है ना। अब समझो बेटा, सबसे पहले मैंने ए को एक सिस्टम की तरह क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। सिस्टम का मीनिंग होता है, सिस्टम का मतलब होता है जिसपे हम फोकस कर रहे हैं, जिससे हम चीजें समझने वाले हैं, राइट, जिसपे हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो हो गया सिस्टम। तो पहले मैंने सिस्टम 1 का हिस्सा मान लिया, किसको, ए को। मतलब मेरा पूरा का पूरा फोकस है किस पे, ए पे, क्या कर रहा है, कितना पैसा रखा हुआ है, ये सब कुछ। इसी तरह से मैंने एक और सिस्टम क्या किया, कंसिडर कर दिया है, और सिस्टम 2 का जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, बी है। अब मैं ये देख रहा हूं कि सिस्टम 1 में पहले कितने रुपए हैं, 100 रुपए, सिस्टम 2 में भी शुरू में कितने हैं, 100 रुपए। अब हुआ ये कि जैसे पेरेंट घर से बाहर गए, ए ने एक थप्पड़ लगाया बी को, और इससे 50 रुपए क्या कर लिए, छीन लिए, राइट, उससे 50 रुपए छीन लिए। अब अगर उससे 50 रुपए क्या कर लिए, छीन लिए, तो मुझे ये बताओ ए के पास टोटल कितना अमाउंट हो गया, राइट, और बी के पास कितना, 50 रुपीज। ये 100 रुपए चेंज हो गए कितना, 150 में, और ये 100 रुपए चेंज हो गया कितना, 50 रुपए में, राइट। समझो जरा, जब मैं बात कर रहा सिर्फ और सिर्फ सिस्टम 1 की, तो जो 50 रुपए आए हैं वो सिस्टम के बाहर से आए, राइट, वो सेकंड सिस्टम से 50 रुपए आया। बिल्कुल इसी तरह से जब मैं बात कर रहा सिर्फ और सिर्फ किसकी, सिस्टम 2 की, सिर्फ इसकी, तो ये 50 रुपए जो गए हैं वो सिस्टम के बाहर गए, राइट, वो सिस्टम के बाहर गए यहां से। और जब
बाहर से पैसा आया या सिस्टम के बाहर पैसा गया तो अमाउंट क्या हो गया है, चेंज हो गया, राइट, अमाउंट चेंज हो गया। सिर्फ ए और सिर्फ बी की बात कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। दोनों को जब हम अलग अलग समझेंगे तो इनके बीच में जो लेन देन हुआ है वो बाहर का हुआ है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई ये जो 50 रुपए आया है वो सिस्टम 1 के बाहर से आया, ये 50 रुपए जो गया है वो सिस्टम 2 के बाहर गया। पैसा जब सिस्टम से बाहर जाएगा या सिस्टम के अंदर आएगा तो नेट अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो हमें देखने को मिल रहा है। अगले बार हमने क्या किया, हमने बोला कि देखो ऐसा है, राइट, कि इस पूरे घर को ही हम एक सिस्टम मान ले रहे। मतलब अब हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, अब जो हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो उस पूरे घर की बात कर रहे हैं। हम इंडिविजुअली फोकस नहीं कर रहे हैं, हम इस पूरे घर की बात कर रहे हैं। अब अगर हम इस घर की बात करेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा कि भाई इस घर में, इस सिस्टम में नेट अमाउंट कितना है, 200 रुपए। 100 इसके पास, 100 इसके पास। जब इसने ए ने बी से क्या कर लिया, पैसे छीन लिए, तो इसके पास 150 हो गए, इसके पास 50 हो गए। अभी भी कितना, क्या नेट अमाउंट में कोई चेंज आया? नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस सिस्टम की तुम बात कर रहे हो, अब यही लेन देन, यही छीना झपटी उस सिस्टम के अंदर हो रहा है, राइट। इनके भी जो लेन देन है, हम क्या बोलेंगे, इन घर के आपसी मामले, राइट, इनका अंदरूनी मामला है, आपस में लेन देन करते रहे। और आपस में लेन देन करने से नेट अमाउंट में कोई चेंज, ये दिन भर एक दूसरे से पैसा छीना झपटी, ये 2 रुपए उससे ले लिया, 6 रुपए इससे ले लिया, 100 रुपए उसको, 50 रुपए ऐसे करते रहे, नेट अमाउंट में कोई चेंज। सिस्टम के अंदर के ट्रांजैक्शंस को, आपस में लेन देन को बोलेंगे इंटरनल ट्रांजैक्शन, और अंदरूनी लेन देन से, इंटरनल लेन देन से नेट अमाउंट में कोई चेंज। अगर इनको अमाउंट चेंज करना है तो इनको कहां जाना पड़ेगा, पड़ोस वाले घर में, राइट। पड़ोस में एक और घर है ना, पड़ोस में एक और घर है, इसमें भी 2 भाई हैं, राइट, सी और डी। सी तो तू ही है। चल तेरी खुशी के लिए सॉरी। अरे यार तुम लोग भी ना, चलो बेनाम है बेचारे। अब यहां भी क्या है, एक पड़ोस में एक घर है। अब पड़ोस में क्या है, 2 लोग रह रहे हैं। इन दोनों को मिला के इनके पास टोटल 500 रुपए है, लेट से, है ना। अगर इस सिस्टम में, सिस्टम 3 का हिस्सा ये घर है, पड़ोस वाला जो घर है वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अगर इसमें नेट अमाउंट चेंज करना है तो पैसा सिस्टम के बाहर से। सेम कहानी यहां पे एप्लीकेबल है। ये दोनों भाई आपस में पैसे को लेन देन करते रहे, नेट अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, 500 रुपए रहेगा। इनके अमाउंट को चेंज करना है तो सिस्टम के बाहर से आना पड़ेगा। ये दोनों गए दौड़ते फौड़ते, इनको लगाए 2 थप्पड़ और इनसे 200 रुपए छीन लाए, राइट, इनसे 200 रुपए छीन लाए। अब ये जो पैसा आया है वो सिस्टम के बाहर से आया, राइट, सिस्टम के बाहर से आया। जैसे ही पैसा बाहर से आया, अब ये 200 रुपए चेंज हो गया, कितना, 400 रुपए। ये जो पैसा गया है सिस्टम के बाहर गया है। ये जो 500 रुपए थे अब चेंज हो गए किसमें, 300 में। तो जब लेन देन बाहर का हुआ, सिस्टम से बाहर पैसा गया या बाहर से आया, अगेन अमाउंट क्या हो गया, चेंज हो गया। इनका 200 रुपए हो गया किसमें, 400 में, और इनका 500 चेंज हो गया किसमें, 300 में, क्योंकि सिस्टम का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ये घर था। बात आई समझ में। लेकिन अगर मैंने मान लो तुमको बोला कि भाई ये दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं और इस कॉलोनी को ही मैं एक सिस्टम की तरह क्या कर लूं, मान लूं, मैंने बोला ये कॉलोनी एक सिस्टम है, तो बताओ इस कॉलोनी में टोटल अमाउंट कितने थे, 700, 200 इस घर में, 500 इस घर में। अब अगर मैं कॉलोनी पे स्टडी करूंगा कि भाई कॉलोनी के पास कितना पैसा था, राइट, तो यही लेन देन पहले जो एक्सटर्नल था अब कहला जाएगा इंटरनल। भाई इस कॉलोनी का मामला है, इस कॉलोनी में आपस में लेन देन होता रहे और इंटरनल लेन देन से नेट अमाउंट में कोई चेंज। ध्यान रखना, मैं टर्म नेट भी यूज कर रहा हूं, सारी चीज पे फोकस करना है, सारे वर्ड्स पे फोकस करना है। पहले भी 700 रुपए थे, 200 इसके घर में, 500 इसके घर में, और इनके घर में आपस में लेन देन हो जाए तो भी नेट अमाउंट 700 ही रहेगा। बात आई समझ में, राइट। अब 400 इनके यहां है, 300 इनके यहां है, तो इंटरनल लेन देन से, अंदरूनी लेन देन से कोई नेट अमाउंट में चेंज। अगर इस कॉलोनी में पैसा चेंज करना है तो ये कॉलोनी वाले जाएंगे किसी दूसरे कॉलोनी में, वहां से जाना,
राइट, मार पीट करके या तो पैसा लाएंगे या तो पैसा छोड़ाएंगे। बात आ रही समझ में? कुछ चीजें ध्यान रखनी बेटा, कुछ चीजें ध्यान रखनी है। यहां जो मैं लेन देन की बात कर रहा, कब वो एक्सटर्नल है कब इंटरनल है, ये मैं बता रहा हूं फोर्स के बारे में, कब वो फोर्स एक्सटर्नल होगा और कब इंटरनल होगा। और जो अमाउंट मैं बोल रहा वो है हमारा मोमेंटम, कब अमाउंट बढ़ेगा कब अमाउंट घटेगा या कब अमाउंट चेंज होगा, कब मोमेंटम चेंज होगा, इसकी बात कर रहे हैं हम। एक और चीज हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि वही लेन देन एक्सटर्नल भी हो सकता है और वही लेन देन इंटरनल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमने किसको सिस्टम माना है, और सिस्टम किसको मानना है वो भी हमारी मर्जी है। डिपेंड करता है कि हम क्या स्टडी करना चाह रहे हैं, किस पे फोकस करना चाह रहे हैं, किसका मोमेंटम निकालना चाह रहे हैं। क्या बात आई समझ में? अब इसको हम यूज करने वाले हैं किसमें? फिजिक्स में। इसी एग्जांपल को अब हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं फिजिक्स में, कि कब कब फोर्स की वजह से, कब फोर्स एक्सटर्नल कब कहलाएगा इंटरनल, और कब उसमें मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। हमें क्या करना है, इस पे फोकस करना है। तो पहले थोड़ा सा समझ लेना, उसके बाद नोट कर लेना, राइट। इसको मैं यहीं पे बने रहने दे रहा, थोड़ा सा रेफरेंस के लिए, और हमेशा ध्यान रखना है इस एग्जांपल को। अमान तो याद रखेगा रखेगा, ये तो भूलने सर। अब इधर पे फोकस करो। मान लो मैंने क्या किया, एग्जांपल दिया कि लेट्स से मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, राइट, इसके बगल में एक चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सिस्टम माना जिसका हिस्सा सिर्फ और सिर्फ प्लस क्यू है, सिस्टम वन जिसका हिस्सा क्या है, प्लस क्यू चार्ज। बिल्कुल इसी तरह से मैंने एक दूसरा सिस्टम माना है जिसका हिस्सा सिर्फ और सिर्फ क्या है, माइनस क्यू है बेटा, जिसका जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ माइनस क्यू। दोनों इनिशियली किस में है, रेस्ट में। इनिशियली दोनों रेस्ट में है, मतलब इसका भी मोमेंटम कितना, जीरो, और इसका भी मोमेंटम कितना, जीरो। अब मुझे ये बताओ, एक प्लस है और एक माइनस है, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कूलम्बिक फोर्स लगेगा। इस पे फोर्स लगाएगा ये वाला, सेकंड वाला, तो इसको लिखा जाता है फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू। लिखने का तरीका होता है F12, मतलब पहले पे लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, दूसरे। सीधा सा मुझे ये बताओ, ये जो फोर्स है F12, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, वो एक्सटर्नल या इंटरनल, एक्सटर्नल। सिस्टम वन की बात कर रहा, राइट। तो सिस्टम वन का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कौन है, प्लस क्यू, जबकि ये फोर्स लगा रहा है सिस्टम के बाहर का चार्ज माइनस क्यू। तो यही फोर्स इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल फोर्स से मोमेंटम चेंज होगा या नहीं होगा, होगा। तो ये मूव करना शुरू करेगा। पहले इसका मोमेंटम जीरो था, अब ये क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू करेगा। बिल्कुल इसी तरह से इस पे भी एक फोर्स लगेगा जिसे लिखेंगे फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन। ये जो फोर्स है एक्सटर्नल या इंटरनल, एक्सटर्नल। तो जब सिस्टम टू की बात करोगे तो ये जो फोर्स लग रहा है वो सिस्टम के बाहर से लग रहा है, सिस्टम के बाहर से लग रहा है। और सिस्टम के बाहर से अगर लग रहा है तो वो फोर्स कहलाएगा एक्सटर्नल और मोमेंटम चेंज होगा। तो मैंने यहां पे बोला, जब मैं सिस्टम वन की बात कर रहा, राइट, तो उसमें कौन है, प्लस क्यू, और जो फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू है वो एक्ट करेगा कैसे, जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज होगा। इसी तरह से मैं सिर्फ बात करूं सिस्टम टू का, जिसका हिस्सा कौन है, माइनस क्यू, इसमें लग रहा है फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, ये भी क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स, और मोमेंटम चेंज होगा, राइट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। अगली बार मैंने क्या किया, इन दोनों को, प्लस क्यू और माइनस क्यू को एक सिस्टम कंसिडर कर लिया। तो मैंने एक नया सिस्टम कंसिडर किया है, सिस्टम थ्री, जिसका हिस्सा ये दोनों ही है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अब बताओ, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है अब क्या कहला जाएगा, इंटरनल, राइट, वेरी गुड। अब ये कहला जाएगा इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स से नेट मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता बेटा। वो दोनों भाई आपस में एक दूसरे को पैसा देते रहे, लेते रहे, क्या उस पूरे सिस्टम में नेट अमाउंट चेंज होगा, नहीं। तो ये फोर्स अब कहला जाएगा इंटरनल। इस सिस्टम के लिए वो अंदरूनी फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। नेट मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये तो पहले रेस्ट में था और अब ये मूव करने लगा, तो क्या इसके पास मोमेंटम नहीं आ गया, आ गया। बिल्कुल इसी तरह से शुरू में ये भी रेस्ट में था और ये भी मूव करने लगा, तो इसके पास भी मोमेंटम आ गया। तो अब कैसे बोलेंगे कि नेट मोमेंटम जीरो, क्योंकि शुरू में तो नेट मोमेंटम जीरो था थर्ड सिस्टम का, तो बेटा बाद में भी तो जीरो होना चाहिए। और इसको जीरो तब किया जा सकता है जब हम बोले जितना पॉजिटिव मोमेंटम इसके पास आया है उतना ही
नेगेटिव मोमेंटम उसके पास आना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। हम बोलेंगे भाई पहले ये भी रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में, मतलब सिस्टम 3 का इनिशियल मोमेंटम 0, तो बेटा फाइनल भी तो 0 होना चाहिए। क्यों? ये आपस में इंटरनल फोर्स की वजह से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये इस पे फोर्स लगा ले, इस पे फोर्स लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे दिखा कि यार ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, तो हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि जितने पॉजिटिव मोमेंटम से क्या कर रहा है, पहला मूव कर रहा है, उतने ही नेगेटिव मोमेंटम से क्या करेगा, दूसरा मूव करे। अगर इसके पास 10 यूनिट का पॉजिटिव मोमेंटम है तो इसके पास 10 यूनिट का मोमेंटम होना चाहिए। और ऐसा तब पॉसिबल है जब इन पे लगने वाला फोर्स क्या रहे, सेम रहे। अगर फोर्स सेम नहीं हुआ तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, अलग अलग होगा। क्वेश्चन है सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। टाइम तो सेम ही रहेगा, टाइम सबके लिए अलग अलग नहीं होता। टाइम तो क्या रहेगा, दोनों को सेम ही लगेगा जब दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाना शुरू करेंगे, राइट। और दोनों का चेंज इन मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ऐसा तब होगा जब दोनों पे लगने वाले जो फोर्स हैं, फिलहाल जो इंटरनल कहला गए, वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। बात आई समझ में? तो हम कह रहे हैं ये इंटरनल फोर्स, नेट मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, लेकिन इसके पास पॉजिटिव मोमेंटम है तो इसके पास उतना ही नेगेटिव मोमेंटम होना चाहिए। और ऐसा तब हो सकता है जब ये दोनों फोर्स, राइट, जब ये दोनों फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 एंड फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 क्या हो, इक्वल हो। अपोजिट तो है ही, साथ में क्या हो, इक्वल। तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, या अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो यहां पे क्या लगाना होगा, माइनस भी लगाना होगा। इसलिए बोला जाता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो आज तक तुमने बस याद कर लिया था। ये डिफरेंस होता है बेटा पढ़ने में और सीखने में। सिस्टम 3 में प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दोनों है, ध्यान रखना है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दोनों है, जिसकी वजह से F12 एंड F21 क्या कहलाएंगे, इंटरनल फोर्स। ये कहलाएंगे इंटरनल फोर्स। बात आई समझ में? अगर मुझे इनका नेट मोमेंटम क्या करना है, चेंज करना है, तो फोर्स कहां से लाना पड़ेगा, बाहर से। सिंपल सा फंडा बेटा। और यहां से बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने वाले हैं। अभी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हम देखने वाले जिससे समझ में आएगा। सिंपल सा फंडा है, अगर नेट मोमेंटम में चेंज लाना है तो फोर्स लगना चाहिए एक्सटर्नल। इंटरनल से नेट मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। सिस्टम के अंदर ही फोर्स लग जाए, मोमेंटम में चेंज नहीं ला सकते। मोमेंटम है तो उतना ही रहेगा, जीरो है तो जीरो ही रहेगा, पर चेंज। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर मैं इस तरह से खड़ा हूं तो मैं अपने आप को धक्का नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मेरा मोमेंटम क्या है, जीरो। मैं अपने आप को धक्का दे रहा, मतलब ये सिस्टम के अंदर ही फोर्स लग रहा है। अरे मैं मूव करूंगा तो मेरे साथ मेरा हाथ भी तो मूव करेगा, छोड़ के थोड़ी आ जाऊंगा मैं इधर पे, ठाकुर थोड़ी। तो ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो यही फोर्स कैसा होगा, इंटरनल। और इंटरनल फोर्स से मोमेंटम में चेंज, मतलब मैं अपने आप को धक्का दे के आगे नहीं बढ़ सकता। जिस दिन तुम अपने आप को धक्का दे दिए, उस बार का नोबेल तुमको ही मिलने वाला, लिख के दे रहा मैं। जब भी ऐसा पॉसिबल हो गया कि तुम अपने आप को धक्का दे के आगे बढ़ गए, उस बार का नोबेल तुमको ही मिलना, मैं लिख के देने को तैयार हूं। क्योंकि उसी दिन तुम थर्ड लोगों को क्या कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे, सीधा सीधा, है ना। जैसे मैं ऐसे बोलता हूं, स्टूडेंट ऐसा करते, ये देखो सर। बात आई समझ में? इसका यह भी मतलब है कि अगर तुम गिरने लग गए तो अपने आप को पकड़ के रोक, क्योंकि तुम्हारे पास मोमेंटम आ गया है। इस मोमेंटम को तुम मतलब रोकना चाह रहे हो, मोमेंटम को क्या करना चाह रहे हो, जीरो करना चाह रहे हो। तो फोर्स कैसा होना चाहिए, अपने आप को पकड़ के ऐसे रोकना, कह रहे रुक 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 रुक। ये फोर्स कैसा है, इंटरनल। इंटरनल से मोमेंटम में चेंज तुम नहीं रोक पाओगे। अगर रुकना है तो फोर्स एक्सटर्नल होना चाहिए। तो या तो तुम किसी बाहर जो तुम्हारे सिस्टम का हिस्सा नहीं उसको तुम पकड़ोगे, तुम उस पर फोर्स लगाओगे, वो तुम पे फोर्स लगाए, रुक जाएगा। अदरवाइज सीधा जमीन पे, और जमीन जब नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ना तभी जाके रुकोगे। समझ में आ रही बात? अब क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, वो हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। पर इस चीज को ध्यान रखना बेटा, एक्सटर्नल फोर्स से मोमेंटम चेंज होता है, इंटरनल फोर्स से मोमेंटम चेंज होता है, बट नेट मोमेंटम चेंज नहीं होता। एक्सटर्नल इंटरनल डिपेंड करते हैं कि सिस्टम किसको माना है। कैसे क्वेश्चन बनाएंगे वो देखना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल फिर भी बना ले जाओगे। मैं तुमको चाहता हूं कि जब तुम इसको लिखो
तो इसमें 5 से 10 मिनट का टाइम दो और थोड़ा सा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ लिखो, अदरवाइज बाद में भूल जाओगे। क्योंकि अगर आज के लेक्चर में देखा जाए तो हार्डली 1 या 2 ही पेज तुमने लिखा होगा, पर उनको समझाने में मेहनत बहुत ज्यादा की गई है। तो यहां जो भी मैंने समझाया हुआ है इसको 5 से 10 मिनट का टाइम देके, अभी टाइम अपने पास बहुत है, 5 से 10 मिनट का टाइम देके उसको प्रॉपर तरीके से लिखो। क्या लिखना है कि जब सिस्टम 1 का हिस्सा प्लस क्यू को माना है तो जो बाहर से फोर्स लगेगा वो क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से भले ही शुरू में रेस्ट में था पर ये मूव करना शुरू करेगा। सिमिलर इसके लिए फिर थर्ड में ये इंटरनल फोर्स होगा। इंटरनल फोर्स से नेट मोमेंटम, नेट को प्लीज अंडरलाइन करना है, स्टेटमेंट ध्यान रखना है। नेट मोमेंटम में चेंज, पर इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब इसके पास जितना पॉजिटिव मोमेंटम इसके पास उतना ही नेगेटिव मोमेंटम हो। और मोमेंटम दोनों का सेम तब होगा जब दोनों पे लगने वाले फोर्स क्या रहे? इक्वल रहे। अपोजिट तो है ही। बात आई समझ में? है ना? 10 मिनट का टाइम लो, अच्छे से लिखो इसको, करो। इसमें थ्योरेटिकल जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत है ना? एक एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं अभी देख रहे हैं, बाकी एग्जांपल्स जो हैं वो क्या करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में हम देखेंगे। बहुत सारे एग्जांपल इसमें। एग्जांपल हम ले रहे हैं कि मान लो यहां क्या है, पानी भरा हुआ है और पानी के ऊपर में एक बोट है। बोट के अंदर में एक आदमी, राइट, एक आदमी रुका हुआ है, खड़ा हुआ है चुपचाप से। अब हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग टाइप के सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने सिस्टम 1 कंसीडर किया और मैंने बोला सिस्टम 1 का जो हिस्सा है वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ पर्सन है। इस पर्सन को मैं एज अ सिस्टम क्या कर रहा? कंसीडर कर रहा। ये शुरू में क्या है? रेस्ट में। अब अगर ये रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम क्या है? 0। और ये चाह रहा है चलना, आगे बढ़ना, मतलब मोमेंटम इसके पास आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि अपने आप को धक्का देके आगे बढ़ जाए? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उसने अपने आप को धक्का दिया तो वो लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा है? इंटरनल। और इंटरनल फोर्स से ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एक्सटर्नल फोर्स की। तो एक्सटर्नल फोर्स के लिए वो सिंपल करेगा क्या? फोर्स लगाएगा किस पे? बोट पे, अपने पैर से। जब ये फोर्स लगाएगा किस पे? बोट पे, तो बोट भी तो इससे फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स जो बोट इस पे लगाएगा वो सिस्टम के बाहर से आ रहा है, क्योंकि भैया हमारे सिस्टम का हिस्सा तो सिर्फ इंसान है, ये पर्सन है। बोट जो फोर्स लगा रहा है पर्सन पे वो एक तरीके से कैसा हो गया? एक्सटर्नल फोर्स। और उस एक्सटर्नल फोर्स से ये क्या कर पाएगा? आगे बढ़ पाएगा। बाय द वे एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है, राइट? ये एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या चल पाता? नहीं। जैसे ही फोर्स लगाता किस पे? बोट पे, ये पैर क्या हो जाता? पीछे फिसल जाता। इसलिए कई बार मैं ये भी समझाता हूं कि लोगों को मैंने देखा ये बोलते हुए कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मोशन का अपोज करता है। नहीं बेटा, ये गलत है। फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। फ्रिक्शन का पहला क्लास तो बिल्कुल ही मत मिस करना, बहुत मजेदार और बहुत जरूरी है। और फ्रिक्शन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड घुमाऊ टॉपिक है। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मोशन का अपोज नहीं कर रहा है, बल्कि मैं तो कह रहा हूं मेरे तो मोशन में हेल्प कर रहा है। अरे मैं चल ही इसलिए पा रहा हूं क्योंकि यहां पे क्या है? फ्रिक्शन। अगर सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए, बिल्कुल चिकना हो जाए, चल पाएंगे क्या आराम से? है ना? तो ये नहीं बोलना। तो इसमें हम कहेंगे कि जब सिस्टम 1 का हिस्सा हमने किसको माना है? पर्सन को माना है, तो फोर्स ऑन पर्सन ड्यू टू बोट कैसा कहलाएगा? एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स से ही आदमी आराम से क्या कर सकता है? चल सकता है। इसका मोमेंटम चेंज हो सकता है। ये अपने आप को धक्का देके रहे आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगली बार मैंने बोला सिस्टम 2, और सिस्टम 2 का हिस्सा मैंने इस पर्सन और इस बोट दोनों को मान लिया, राइट? मैंने मान लिया कि इस सिस्टम का हिस्सा ये दोनों है, पर्सन और बोट दोनों है। अब ये पर्सन जो बोट पे फोर्स लगाएगा और बोट जो पर्सन पे फोर्स लगाएगा, ये फोर्स कैसे हो जाएंगे? इंटरनल फोर्स, राइट? ये हो जाएगा इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स से नेट मोमेंटम में चेंज, लेकिन मुझे तो दिख रहा है यार आदमी तो आगे बढ़ रहा है, तो इसके पास तो मोमेंटम आ गया। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है तो इंटरनल फोर्स और आदमी तो आगे बढ़ गया। तो बोट को पीछे जाना पड़ेगा। समझो, बोट को क्या जाना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि सेकंड सिस्टम में जब हमने पर्सन और बोट को एक
क्या कर लिया है, सिस्टम मान लिया है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, इंटरनल। और इंटरनल फोर्स से नेट मोमेंटम में चेंज। अगर आदमी आगे बढ़ा और इसके पास पॉजिटिव मोमेंटम आया तो बोट को पीछे जाना ही पड़ेगा और उतना ही नेगेटिव मोमेंटम होगा जितना आदमी के पास, और नेट कितना हो जाएगा, जीरो। हम यहां पे सीखते हैं कि बोट पीछे जाएगा, सेंटर ऑफ मास में करेंगे कितना पीछे जाएगा, सेंटर ऑफ मास तक हम सारी चीजों को डिस्कस करते रहेंगे। उसमें क्वेश्चन है कि बोट कितना पीछे जाएगा। बात आ रही समझ में, राइट? तो अब हम बोलेंगे कि जो फोर्स ऑन बोट किसकी वजह से, ड्यू टू पर्सन, और उल्टा क्या, फोर्स ऑन पर्सन ड्यू टू बोट, ये क्या कहलाएंगे, राइट? ये कहलाएंगे बेटा इंटरनल फोर्स। अब आदमी कितना भी आगे चला जाए, पीछे चला जाए, राइट? अगर वो आगे जाएगा तो बोट पीछे, वो पीछे आएगा तो बोट आगे। अगर वो चाहता है कि पूरा सिस्टम टू मतलब आदमी और पर्सन ही आगे बढ़े, तो क्या वो बोट को धक्का खींच के आगे पीछे करके बढ़ा पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये कितनी भी कोशिश कर ले, इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, जबकि रिक्वायरमेंट है किसकी, एक्सटर्नल, राइट? इस सिस्टम के बाहर से फोर्स आना चाहिए। तो क्या होगा, ये जो पर्सन है वो किस पे फोर्स लगाएगा, वाटर पे। क्या वाटर इस सिस्टम का हिस्सा है? तो ये फोर्स लगाएगा किस पे, वाटर पे। तो जब ये फोर्स लगाएगा वाटर पे, तो वाटर भी इस पे फोर्स लगाएगा, किस पे, पर्सन प्लस बोट। अब ये फोर्स कैसा, और एक्सटर्नल फोर्स से मोमेंटम चेंज होता है, ये दोनों क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी में मैं लिख सकता हूं फोर्स ड्यू टू वाटर ऑन पर्सन प्लस बोट, कैसा हो जाएगा बेटा ये, और इससे मोमेंटम में चेंज, और ये आगे बढ़ेंगे। बात आई समझ में? फिर मैंने थर्ड सिस्टम कंसीडर किया, जिसमें मैंने बोला ये पर्सन, बोट और जो वाटर है, ये तीनों इसका हिस्सा है। अब पर्सन जो फोर्स लगा रहा है किस पे, वाटर पे, और वाटर जो फोर्स लगा रहा है पर्सन एंड बोट पे, यही फोर्स कैसे हो गए, तो यही वाला फोर्स अब हो गया कैसा, यही सारी चीजों को सही तरीके से तुमको लिखना है, ये हो जाएगा इंटरनल। और इंटरनल फोर्स से नेट मोमेंटम में चेंज यार, लेकिन आदमी और बोट तो आगे बढ़ रहे हैं, तो पानी को जितने पॉजिटिव मोमेंटम से ये आगे बढ़ेगा, पानी उतने ही नेगेटिव मोमेंटम से क्या होगा, पीछे, और नेट मोमेंटम में कोई चेंज। एक ने कई बार ऐसे मैं पढ़ा था, तो एक ने क्वेश्चन पूछा, सर क्या पहले सिस्टम में बोट पीछे नहीं आएगा? बेटा आएगा, राइट? सिस्टम वन का हिस्सा पर्सन था, पर्सन जब आगे बढ़ेगा तो बोट तब भी पीछे आ रहा है, बट मेरा सिस्टम कौन है, मैं फोकस किस पे कर रहा, पर्सन पे, बोट तब भी पीछे आ रहा, पर मुझे क्या मतलब है ना? ऐसा थोड़ी कि तुमने अचानक से बोला कि सर इनको एक सिस्टम मान ले तो बोट पीछे आना शुरू हो गया, अच्छा उन्होंने सेकंड सिस्टम मान लिया है, अब पीछे चलो। नहीं, पीछे पहले भी जा रहा था, बट हमारे सिस्टम का हिस्सा पहले क्या था, सिर्फ पर्सन, हम फोकस कर रहे थे इसमें। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड सिस्टम जब माना है पर्सन और बोट, और जब ये पानी पे फोर्स लगाए, पानी हम पे फोर्स लगाया और हम आगे बढ़े, तो बेटा पानी तब भी पीछे जा रहा था, पर हमारा सिस्टम क्या था, तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इन पे था। बात आई समझ में, राइट? इस तरह से हम क्या करते देखते हैं, कब एक्सटर्नल होगा, कब इंटरनल होगा, कब वो मूव कर सकेगा, कब मूव नहीं कर पाएगा। ये वो एग्जांपल है जिसपे तुम्हें अगेन 10 मिनट देना है सही तरीके से लिखने के लिए, प्रॉपर बिल्कुल अच्छे तरीके से, कब मूव करेगा, कब मूव नहीं करेगा। एक बार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इसको सिंपल सा बता दे रहा, राइट? सिंपल तरीके से बता दे रहा है ना। इस पे 2-3 एग्जांपल और हैं, 2-3 एग्जांपल और हैं जिसको हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में करेंगे। मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें 2-3 अलग अलग टाइप के सिस्टम है, कभी एक्सटर्नल कभी इंटरनल, तो तुम इस पे 10 मिनट का टाइम दो और इसको सही तरीके से लिखना। एग्जांपल ये है कि हमारे पास क्या है, एक और बोट है और बोट में सेल लगा हुआ है। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देख ली ना, गुड, हाँ, है ना। तो उसमें क्या है, ये सेल लगा हुआ है, और ये जो सेल है वो चलता है किससे, हवा से। हवा फ्लो होगा तो ये चलेगा, है ना, उसी के हिसाब से डायरेक्शन वगैरह चेंज करते रहते हैं। अब दिक्कत ये हुआ कि इसमें एक फिजिक्स का स्टूडेंट बैठा हुआ था जिसने आधा अधूरा नॉलेज, राइट, सही से पढ़ाई नहीं की।
आधा थोड़ा नॉलेज होता है तो ज्यादा खतरनाक होता है। उसको इतना पता था कि भाई बोट जो है वो चलता है किससे, हवा से। पर दिक्कत क्या होती है, कभी हवा चल रही कभी नहीं चल रही। उसने बोला कि एक काम करता हूं मैं, राइट, इस पे मैं बहुत बड़ा सा क्या कर दूंगा, एक पंखा लगा दूंगा। जब हवा नहीं चलेगा तो मैं पंखे को क्या कर दूंगा, स्विच ऑन कर दूंगा। जैसे ही स्विच ऑन करूंगा हवा चलने लगेगी, और हवा चलने लगेगा तो बोट आगे बढ़ने लगेगा। सही सोच रहा है कि गलत सोच रहा है? क्यों? ये फोर्स अब क्या होगा, क्यों ऐसा? क्योंकि जो पंखा है वो बोट में ही रखा है और वो साथ ही साथ मूव करना चाह रहे हैं। तुमको खुद ही समझ में आने लगेगा कि किसको सिस्टम कंसीडर करना है, किसको नहीं करना है। तुम्हें खुद जान जाओगे कि भाई पूरे बोट को मूव कराना है, बोट के अंदर ही तो रखा है, मतलब ये भी तो सिस्टम का हिस्सा हो गया। अब इनके बीच में आपस में जो फोर्स लगेंगे वो कैसे फोर्स हो जाएंगे, इंटरनल से नेट मोमेंटम में चेंज। ये फोर्स लगाएगा इस पे, ये लगा देगा उतने, वो मूव नहीं करने वाला कहीं भी। दो तरीके हो सकते थे, या तो इसको बाहर कहीं लगा दो, उसके हवा से ये चल सकता था, या एक सबसे बढ़िया तरीका है इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ। जब अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, लगाएंगे और पंखे को चालू कर देंगे तो इसका जो फैन है वो फोर्स लगाएगा एटमॉस्फेयर पे, और एटमॉस्फेयर उतना ही फोर्स लगाएगा किस पे, बोट पे। अगर ये फोर्स सफिशिएंट हुआ तो ये आगे बढ़ सकता है। रॉकेट प्रोपल्शन इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। समझ में आए? राइट, इस तरह से ये बोट और वो क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं बेटा, कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वो पैरेट और पिंजड़े वाला है, वो सब कुछ हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके भी एक दो केसेस हैं। क्लियर है ये? है ना? तो इसको सही तरीके से लिखना है, लेक्चर रिवाइज करना है, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम मंडे वाली क्लास में। मंडे में हम टेंशन और फ्री बॉडी डायग्राम ये सब कुछ क्या करेंगे, शुरू कर देंगे डिस्कस करना। क्लियर है आज जो समझाया हुआ है? ठीक है। We'll be right back.